प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य संकलन किताब का चौथा पाठ। इस पाठ का शीर्षक है सती और इसकी लेखिका है शिवानी। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एक महिला सती का नाटक करके अपने आप को सती बताकर और बाकी 3 महिलाओं को रेलगाड़ी में लूट लेती है। इन सभी महिलाओं का परिचय एक दूसरे से रेलगाड़ी में होता है और जब उस महिला ने बताया कि वह अपने पति का डेड बॉडी अर्थात उसका शव लेने जा रही है और उस शव के साथ ही जब उसका दाह संस्कार किया जाएगा तो साथ में वह सती हो जाएगी। तो यह सती प्रथा क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। सती होना क्या कहलाता है। आजकल ऐसा नहीं होता है, पुराने ज़माने में यह होता था, जिसका विरोध एक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने जोर शोर से किया था और उसके बाद से सती प्रथा बंद हो गई थी। तो सती होने का मतलब होता है कि जब किसी महिला का पति मर जाता है और उसका अंतिम संस्कार जब किया जाता है, उसका दाह संस्कार जब किया जाता है, तो उसकी चिता पर, जिस चिता पर पति के शव को, पति की लाश को जिस चिता पर जलाया जाता है, उसी चिता पर उसकी पत्नी जिंदा जलकर मर जाती थी। तो इसको बोलते थे सती होना। तो जब उस महिला ने कहा कि वह सती हो जाएगी, अपने पति के साथ सती हो जाएगी, तो बाकी की 3 महिलाओं ने उसके प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई, सिंपैथी दिखाई, उसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। ये सब बातों में हो रहा है, लेकिन वास्तव में वह महिला सती होने नहीं जा रही थी। सती होने का नाटक करके इन 3 महिलाओं को लूट लेती है। रास्ते में उन लोगों को नशा खिला करके और सबको बेहोश कर देती हैं और एक खास स्टेशन पर उन लोगों के सारे सामान लेकर उतर जाती है और बाकी की 3 महिलाओं की नींद तक नहीं खुलती है और वे सब के सब जब होश में आती हैं, उनकी नींद खुलती है, तो वे सब भौचक्का रह जाती हैं कि वह सती वहाँ से गायब है और साथ साथ इनके सारे सामान भी गायब हैं। तो आइए हम लोग अब कहानी के अंदर चलकर देखते हैं। कहानी का सारांश तो इतना ही है। मूल रूप से इस कहानी का उद्देश्य यही है बताने का कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, बहुत जल्दी ही किसी के प्रति सहानुभूति जताने लगती हैं और जिसका परिणाम होता है कि वे लूटी जाती हैं, उनके सारे सामान लूट लिए जाते हैं। तो आगे हम लोग अब देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से बाकी घटनाक्रम चलता है। तो आइए देखते हैं कहाँ से कहानी शुरू होती है। गाड़ी
ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर यात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। कहने का कि जिस स्टेशन से इन लोगों को गाड़ी पकड़नी थी, इन महिलाओं को, उस स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों का उफान उमड़ रहा था। कहने का मतलब कि बहुत सारे तीर्थ यात्री वहाँ थे और गाड़ी पहले से ही ठसाठस भरी हुई थी और अब इन लोगों को उसमें चढ़ना है। तो ये स्टेशन पर इतनी भीड़ क्यों थी और गाड़ी ठसाठस क्यों भरी थी, उसका कारण क्या है? देखिए, एक तो माघ की पुण्यतिथि में अर्धकुंभ का मेला, आप सभी जानते हैं 12 वर्ष पर कुंभ का मेला लगता है और 6 वर्ष पर अर्धकुंभ, है ना। ये अर्धकुंभ प्रयाग में लगता है कुंभ का मेला। तो यह उत्तर प्रदेश में है। तो 12 साल पर जो लगता है उसको बोलते हैं कुंभ और 6 साल पर लगता है उसको बोलते हैं अर्धकुंभ। 12 का आधा 6 होता है। तो और यह 1 महीने तक चलता है और खास में माघ महीना की जो पूर्णिमा की जो तिथि होती है, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्नान करने पहुंचते हैं। तो उस दिन काफ़ी भीड़ होती है। तो वहीं का यह दृश्य है, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और उस पर भी प्रयाग का स्टेशन, क्योंकि यह प्रयाग में ही लगता है मेला। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य 3 नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थी। पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। अब देखिए, यहाँ ये सती शिवानी जो हैं वो लिख रही हैं कि इन्होंने रिजर्वेशन स्लिप देखा, बाहर चार्ट जब लगा हुआ था तो जो कंपार्टमेंट में जो आसपास जो बैठने वाले यात्री थे, ट्रैवलर्स थे, उसमें बाकी जो थी वे सब महिलाएं थी। तो इनको तसल्ली हुई, यह सोचकर तसल्ली हुई कि कम से कम हम जिस कंपार्टमेंट में यात्रा करेंगे उसमें बाकी जो यात्री हैं वे महिलाएं ही हैं, तो कंफर्टेबल है महिलाओं के साथ महिलाएं। और यदि इनका ये मानना है कि यदि उसमें कोई पुरुष यात्री होंगे तो जब उनकी नींद आ जाती है तो वे नासिका गर्जन का मतलब हुआ स्नोरिंग। जब वे सांस लेते हैं तो खर्राटे भरते हैं, खर्र खर्र की, तो उसे छुट्टी मिली। कहने का मतलब कि बाकी सारी महिलाएं हैं। 2 महिलाएं आ चुकी थी, 4 आदमी उस कंपार्टमेंट में बैठने वाले थे, जिसमें एक तो खुद लेखिका हैं और 2 और महिलाएं आ चुकी हैं। एक, जैसा कि मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया था, महाराष्ट्री थी। महाराष्ट्री मतलब मराठी थी और दूसरी पंजाबी। नाम से ही इनको अंदाज लग गया था कि एक तो ये खुद है और एक मराठी है और दूसरी पंजाबी, और तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी। इस तरह से चारों का वर्णन आप लोगों ने देख लिया। एक मैं थी मतलब एक लेखिका थी जो तीसरी, एक मराठी और दूसरी पंजाबी। मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से एक छोटा सा बटुआ ही साथ में था। लेखिका एक दिन के लिए जा रही थी, जहाँ जा रही थी वहाँ एक ही दिन ठहरना था, इसलिए इनके पास ज़्यादा सामान नहीं था। तो हम सभी जानते हैं जहाँ हम एक दिन के लिए जाते हैं या कम समय के लिए जाते हैं तो ज़्यादा लगेज हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन बाकी लोगों के पास सामान है। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस
स्टील के बॉक्स मेरू पर्वत से ऊंचे ठसे कसे होल्डाल देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का फुल्का अनुभव किया। कहने का मतलब कि बाकी की जो दो महिलाएं थी, एक मराठी और एक पंजाबी, इन लोगों के पास बहुत सारे सामान थे, है ना। भारी भरकम सूटकेस था, स्टील का बॉक्स था, और इसको पहाड़ की तरह इन लोगों ने एक दूसरे पर थाक लगा करके और ऊंचा करके रखा था। तो ये सब देख करके लेखिका ने अपने आप को हल्का फुल्का महसूस किया। चलो मेरे पास सामान नहीं है। वैसे भी मैं सोचती हूँ बॉक्स होल्डाल हीन यात्रा में जो सुख है वह किसी अन्य में नहीं। लेखिका का ये मानना है कि यात्रा करते समय ये बॉक्स वगैरह बहुत सारे सामान वगैरह ले करके यात्रा करने में जो सुख है, सॉरी, जो दुख है वह और किसी में नहीं है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि बॉक्स और होल्डाल हीन मतलब इन सबों के बिना, विदाउट दीज ऑल थिंग्स, यात्रा करने में जो सुख है वह किसी और में नहीं है। चटपट चढ़े और खटपट उतर गए। लेखिका का ये मानना है कि जब हमारे पास सामान नहीं है, लगेज नहीं है, तो आराम होता है, चटपट चढ़े और खटपट उतर गए। न कुलियों की हथेली पर धरे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रहे हैं साहब। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास बहुत सारे सामान होते हैं तो हमें कुली लेना पड़ता है, और जब कुली लेते हैं और अंत में कुली के हाथ में जब हम पैसे देते हैं तो वह कुली हमारी ओर अवज्ञा की दृष्टि से देखता है। अवज्ञा का मतलब हुआ बात न मानने की दृष्टि से। अवज्ञा का मतलब हुआ बात न मानने की दृष्टि से। आज्ञा और अवज्ञा। आज्ञा एक शब्द है जिसका मतलब होता है मान लेना, और अवज्ञा का मतलब होता है नहीं मानना। तो नहीं मानने की नज़र से कुली बोलता है कि ये क्या दे रही हैं साहब। ये कहने का भय न यात्रियों के उपालंब की चिंता। तो ये भी डर रहता है कि इतना पैसा देंगे तो कुली हाथ पर लेकर कहेगा ये क्या दे रहे हैं। और साथ में जो यात्री यात्रा करते हैं वे भी जिनके पास ज़्यादा सामान रहता है उसका मजाक उड़ाते हैं। आप देखेंगे रेलगाड़ी वगैरह में जब हम यात्रा करते हैं और हमारे साथ में यात्रा करने वाले के पास सामान कम होता है और हमारे पास सामान ज़्यादा होता है, तो साथ में यात्रा करने वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे प्रति सहानुभूति भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे सामान के कारण हमारे साथ में यात्रा करने वाले यात्रियों को कष्ट होता है। क्योंकि जहाँ पर सीट होती है वहाँ पर उनका भी आधा का हिस्सा होता है। मान लीजिए कि एक साथ दो आदमी के बैठने की सीट है, तो दो आदमी बैठ गए और उसमें से एक साथ में जो यात्री है उसने अपने बच्चे को साथ में बैठा लिया या कोई सामान पैर के पास रख दिया, तो साथ में यात्रा करने वाले को थोड़ी सी कठिनाई होती है, कष्ट होता है। तो कम सामान लेकर यात्रा करने में ये सारी सुविधा है कि आपको आपके साथ यात्रा करने वाले लोग जो हैं वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, और जहाँ पर सामान आपको लेकर उतरना है, चढ़ना है, वहाँ पर कुली की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, और कुली की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी तो उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। और जब हम कुली की सहायता लेते हैं और उन्हें जब पैसा देते हैं तो उन्हें खैर आप जितना भी दीजिए एक बार तो वे ज़रूर ही बोलेंगे कि ये कम है, क्योंकि उनका तो कोई फिक्स रेट होता ही नहीं है और ना सरकार ने उसके लिए कोई नियम बनाया है कि हाँ इतना सामान है तो उसके लिए इतना पैसा और इतना सामान है तो इतना पैसा। तो इन सारी बातों की परेशानी होती है ज़्यादा सामान लेकर के यात्रा करने में।
अब आइए, मेरे साथ की महाराष्ट्री मतलब मराठी महिला जो मुंबई साइड की कहीं की रही होंगी, पूरे महाराष्ट्र में कहीं की, ने अपने बृहदाकार स्टील के बॉक्स एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए। लगता था वे प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। कहने का मतलब यह है कि लेखिका के साथ जो मराठी महिला है उसने क्या किया था, बृहदाकार मतलब बिग साइज। बृहदाकार का मतलब क्या होता है, ये बिग साइज का है ना। बृहदाकार का मतलब हुआ बिग साइज है ना, इसका मतलब हो गया आपको बड़ा साइज है ना। तो यहाँ इसको लिख लीजिए, आज पेन काम कर रहा है। तो ये स्टील के बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स चुन कर, मतलब एक दूसरे के पास जैसे दीवार लगाते समय एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट जो रखते हैं, उस प्रकार से उस महिला ने क्या किया था, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा करके सजा के रख दिया था। इस तरह से लगता है कि जैसे उस महिला ने हर स्थान के लिए वस्तु और हर वस्तु के स्थान को चुन लिया था और उसकी उपादेयता मतलब यूटिलिटी, उपादेयता मतलब यूटिलिटी में विश्वास रखती थी। तो यहाँ इसका भी मतलब हम लोग लिख ही लेते हैं। में विश्वास रखती थी। वे स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में दो तकिए लगाए, बड़ी शालीनता से लेटकर है ना, एक सीध में दो तकिए लगाए, एकदम घर की तरह मौज कर रही है। देखिए, एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन है ना। यहाँ शब्द एक आ गया तल्लीन है ना। इसका मतलब यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, तो ये दो तकिए लगा करके और एक मराठी पत्रिका लेकर के पढ़ने में ये तल्लीन हो गई, बिजी हो गई। दूसरी जो पंजाबी महिला है उसके पास एक सूटकेस है, एक टोकरी और एक बिस्तरा ही था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। कहने का मतलब यह है कि इनके पास, जो पंजाबी महिला हैं उनके पास एक सूटकेस है और एक बास्केट है और एक बेडिंग है, और ये तीनों बेतरतीब ढंग से, बेतरतीब ढंग का मतलब होता है एक यहाँ बिखरा है तो दूसरा वहाँ पड़ा है तो तीसरा कहीं और पड़ा है, उसको बोलते हैं बेतरतीब ढंग से। उनका एक सुराही दान, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराही दानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रहा था। सुराही दान बोलते हैं जिसमें सुराही को रखते हैं। सुराही पानी रखने का एक मिट्टी का बर्तन होता है जो लुढ़क न जाए, इसलिए उसके लिए एक स्टैंड होता है। तो वह जो स्टैंड था उसकी एक टांग छोटी थी, जिसके कारण वह इधर से उधर लुढ़क रहा था। तो लुढ़कने के कारण लेखिका परेशान हो रही थी। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था औंधी कर बर्थ पर टिकाती, झुझलाकर सुराहीदान ठिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक में रस की डुबकी लगाती कि सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। कहने का मतलब कि जो पंजाबी महिला थी वह एक जासूसी इंग्लिश बुक पढ़ रही थी, जासूसी इंग्लिश बुक पढ़ रही थी। तो जब सुराही दान लुढ़क जाता तो वो क्या करती, किताब को उलट करके
बर्थ पर रख देती, फिर अपना चश्मा उतार कर रखती और तब जाकर के फिर झुझलाकर मतलब गुस्सा करके उस सुराहीदान को ठीक करती और उसके बाद फिर उस किताब के रस में डुबकी लगाती। कहने का मतलब कि उस किताब को पढ़ने में जो उनको आनंद आता था, फिर वह उस किताब की कहानी का आनंद लेने लगती। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। उनकी उलझन, उलझन मतलब परेशानी, उनकी परेशानी देख करके हंसी आ रही थी। कौन सी परेशानी? वही जो बार बार सुराही दान लुढ़क जाता था और फिर वे उसे सीधी करती थी, फिर पढ़ने में लग जाती थी, फिर सुराही दान लुढ़क जाता था और फिर वे उसके ठीक करती थी, फिर पढ़ती थी। वैसे मैं उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर कर सकती थी क्योंकि सुराही दान मेरे पास ही पड़ा था। लेखिका का यह मानना है कि मैं यदि चाहती तो उनके उलझन को अर्थात उनकी परेशानी को बहुत हद तक दूर कर सकती थी क्योंकि सुराही दान उनके पास ही रखा हुआ था। वे चाहती तो उसको अपने पैर से टिका देती या अपने दीवार से जिधर बैठी थी तो बर्थ के दीवार से या रेलगाड़ी के साइड में जो डब्बा है उसके दीवार से उसको टिका देती, उलझन को दूर कर सकती थी। लेकिन आगे देखेंगे, लेकिन क्या है, ऐसे लोगों से सहानुभूति कौन रखेगा। मैं उसकी लंगड़ी टांग को अपनी बर्थ से टिकाकर लुढ़कने से रोक सकती थी। जो उस सुराहीदान की जो लंगड़ी टांग है, कहने का मतलब जो टूटी हुई टांग है, उसको अपने बर्थ से यदि टिका देती तो वह लुढ़कने से बच सकती थी। सुराही को ऐसी बेतुकी काठ की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे कोई सहानुभूति नहीं रहती। कहने का मतलब कि सुराही को उस तरह से एक काठ की सवारी में, कहने का मतलब काठ की जो सवारी है, अब ये काठ की सवारी क्या है? सुराही दान, सुराही का जो स्टैंड है वह, उसमें जो लेकर चलती है उससे मुझे कोई सहानुभूति नहीं रहती है। कहने का मतलब कि आप जब यात्रा कर रहे हैं तो पानी जब लेना है तो किसी एक बोतल में ले लीजिए या किसी वैसे बर्तन में ले लीजिए कि लुढ़के नहीं, उसका ढक्कन भी बंद हो। लेकिन ये शौक से स्टैंड और सुराही और उसमें पानी ये सब लेकर के चल रही थी। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी क्योंकि उनके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी। तो लेखिका ने लिखा, अंदाज लगाया कि ये जो पंजाबी महिला है शायद किसी मीटिंग में जा रही है क्योंकि उनके साथ एक फाइल भी थी जिसे खोल वे बीच बीच में हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती और फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती। तो जिसे लेखिका ने अंदाज इससे लगाया कि वो मीटिंग में जा रही थी क्योंकि बीच बीच में वे फाइल को खोलती थी और उसमें से कुछ आंकड़ों को अर्थात डेटा को पहाड़ों की भांति, टेबल जो हम लोग टेबल पढ़ते हैं ना, 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10, ये जो पहाड़ा पढ़ते हैं, जो टेबल्स आप लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी में 2 1 या 2 2 2 या 4, उस तरह से कुछ आंकड़ों को पढ़ती और फिर उसको रख देती और फिर उपन्यास पढ़ने लगती। उनकी सलवार कमीज दुपट्टा यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था और साथ शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीरी सा लग रहा था। लेखिका का यहाँ कहना है कि ये जो महिला जो थी पंजाबी महिला, उनकी सलवार कमीज दुपट्टा और यहाँ तक कि रुमाल सब खादी का था, है ना। और खादी कपड़ा जो होता है वो थोड़ा खुरदरा होता है, खुरदरा मतलब रफ होता है। तो शायद उसी रफ रुमाल से बार बार पोंछने के कारण शायद उनकी नाक का जो आगे वाला जो सिरा है, जो पॉइंटेड पार्ट होता है जो नाक का, वह और लाल लग रहा था, अबीरी लग रहा था, मतलब लाल लग रहा था।
उनके चेहरे पर रोब था किंतु लावण्य नहीं। रोब था, लावण्य मतलब सॉफ्टनेस, कोमलता उनके चेहरे पर नहीं था। रंग गोरा है किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी का शाही खुरदरापन था। लेकिन खाल, खाल मतलब स्किन है ना, उनकी स्किन जो थी वो काफी रफ थी। तो देखते हैं, फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है। अब हम लोग आगे इसको देखेंगे दूसरे लेसन में। धन्यवाद।